हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कैसे हो आप सब लोग? बोर्ड एग्जाम्स जैसे आपके पास पास आते जा रहे हैं और भी नजदीक आते जा रहे हैं, आप सबके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, है ना? तो बिना एंग्शियस हुए सबसे अच्छा टिप मैं दूं आपको, पढ़ाई करते जाओ, मेहनत करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपके जो मार्क्स हैं आपके बढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम्स का जो आपको प्रिपरेशन है वो और इजी करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये वन शॉट वीडियोस, जो आपके ग्रेड 12th में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया ऑलरेडी, हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था जूलॉजी से, जो कि है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लेंगे सेकेंड चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, बट ऐसा करना नहीं है आपको। ठीक है? भले ही इस चैप्टर से आपको 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स ज्यादा मिले, बट मार्क तो मिल रहा है ना? So you can fetch a good amount of marks from this chapter if you practice all the questions properly. तो PYQs पिछले 5 साल के उठाइए और देखिए। उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि इस जो चैप्टर को लेके कौन कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। 2020 में 5 मार्क्स आए हुए थे इस चैप्टर से। 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था आपका। 2022 में 2.8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। 2023 में आपको मिले थे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और पिछले साल जो कि है 2024 में सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे। तो ये जो चैप्टर है ये छोटा है, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, बट जो भी आता है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं जो कि एमसीक्यूज, और आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कभी कभार लॉन्ग आंसर आ जाता है। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दिए गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपके 2 कॉलम्स में, एक कॉलम में तो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और दूसरे कॉलम में है मोड्स ऑफ एक्शन। तो आपको क्या करना है, जहां इमेज करना है कहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और उसके रेस्पेक्टिव मोड ऑफ एक्शन के साथ। ठीक है? पहले आप आ जाओ, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं वो होते क्या है ना? आपको पता है वो फिजिकल या फिर मैकेनिकल मींस हो सकते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, राइट? दैट इज व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस डू। ठीक है? आइदर मैकेनिकल हो सकता है वो या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, इसमें से पहला वाला यहाँ पे कौन सा दिया है? लिपेज लूप दिया गया हुआ है। ठीक है? तो जो लिपेज लूप है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये तो पहली बात तो ये है कि ये एक आईयूडी है। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटरिन डिवाइस। ठीक है? और ये जो लिपेज लूप होता है ये नॉन मेडिकेटेड होता है। क्या होता है बच्चे? ये नॉन मेडिकेटेड। ठीक है? और इसका जो काम है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आ जाओ मल्टीलोड 375 में। मल्टीलोड 375 भी एक आईयूडी है, बट ये कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है? तो नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका सबक्यूटेनियस नॉर प्लांट। सबक्यूटेनियस नॉर प्लांट आपके स्किन के अंदर एक पैच की तरह यूज किया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। अब आ जाओ सहेली के ऊपर। सहेली तो ओरल पिल है। ठीक है? तो ये जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इसके मोड्स ऑफ एक्शन से अभी हम मैच कराएंगे। ओके? जो लिपेज लूप है वो क्या करेगा, पहले आप वो देख लो। करेक्ट? लिपेज लूप इसमें से कौन से इसके साथ मैच होने वाला है? इज इट इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन? Is it helping in the phagocytosis of sperms in the uterus? Is it causing the thickening of the cervical mucus, or it is making the cervix hostile to the sperms? ये सब हम देखेंगे। पहले हम ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है P2। करेक्ट? तो P2 जो है यहाँ पे क्या लिखा है? P for to phagocytosis of sperms in the uterus। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये एक नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। ठीक है? तो जो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, अगर आप पेज नंबर एग्जैक्टली अगर आप 44 पेज नंबर निकालो तो उसमें आपके इसके सारे डिटेल्स दिए गए हुए हैं। ठीक है? सो यू कैन रेफर टू दैट। उसके अकॉर्डिंग ये जो लिपेज लूप है वो करेगा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूटेरस। और ये जो मल्टीलोड 375 है वो क्या कर देगा? बिकॉज इट कंटेन्स कॉपर, इट विल मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। और सहेली जो है वो क्या करेगा? वो इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, बिकॉज इट इज a pill that you are taking. It's an oral pill.
ठीक है, तो लास्ट वाला जो बचा है वो है सबक्यूटेनियस स्नॉट ग्लैंड व्हिच विल कॉज द थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। तो अभी अगर हम मैच करेंगे इन सबको तो ये सबका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट, सो द आंसर दैट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, P2, Q4, R3 and S1. Moving on to the next question, guys. Next question में क्या है? Observe the following line diagram depicting the 28 days menstrual cycle of a healthy young woman. Select the option of days on which this woman would be most and least fertile. यहाँ पे day 1 to day 7, 7 to 14, 14 to 21, फिर 21 to 28, क्योंकि एक ideal menstrual cycle जो है that lasts for 28 days. Even though it differs from women to women, but still the average is a cycle of 28 days. यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल डेज में 14 to 21, लीस्ट फर्टाइल डेज में 1 to 7, मोस्ट फर्टाइल डेज में 10 to 17, लीस्ट फर्टाइल डेज में 21 to 28, मोस्ट फर्टाइल डेज में 1 to 7, लीस्ट फर्टाइल डेज में 14 to 21, मोस्ट फर्टाइल डेज में 21 to 28 और लीस्ट फर्टाइल डेज में 7 to 14। जैसे कि आप सबको पता है द मोस्ट फर्टाइल डेज इज व्हेन द ओवरीज विल रिलीज द एग, ठीक है। जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होगा दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल टाइम, करेक्ट। और ये जो एग रिलीज या ओव्यूलेशन का टाइम होता है दिस ऑकर्स फ्रॉम अराउंड द 10th to the 17th डे। पीक कौन से डे पे होता है ओव्यूलेशन का? 14th डे ऑफ द साइकिल पे आपका एग रिलीज होता है विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल डे। और जब आपका पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट डेज आ जाते हैं उस टाइम पे कंसिडर करा जाता है उसको लीस्ट फर्टाइल डे करके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विच हैज 10 to 17 as the most fertile days and 21 to 28 as the least fertile days. देखो 1 to 7 days भी least fertile होते हैं, बट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इसके साथ? इसके साथ ऑप्शन है डे 14 to 21 जो कि गलत हो जाएगा, करेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन नॉट सिलेक्ट दिस, दैट इज वाई मोस्ट फर्टाइल डेज है 10 to 17 और लीस्ट फर्टाइल डेज जो 21 to 28 ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आंसर हो गया बी। Moving on to the next question. An IUD that is recommended to suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm is, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? sperm motility को suppress करना और fertilizing capacity of the sperm उसको reduce करने के लिए कौन सा IUD यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज लिपेज लूप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये नॉन मेडिकेटेड IUD है, ठीक है। देन यू हैव LNG-20, प्रोजेस्टा सर्ट एंड मल्टीलोड 375। आउट ऑफ ऑल दिस विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज कॉपर रिलीजिंग IUD और बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ दिस इट इज एबल टू सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दो कॉलम्स दिए गए हैं, क्या क्या है यहाँ पे? टर्म्स यूज्ड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। ये जो चैप्टर है ना यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं डेटा को लेके, फुल फॉर्म्स को लेके कभी कभी आ जाता है, उनके मोड ऑफ एक्शंस को लेके आ जाता है। ओके, सो फर्स्ट टर्म हियर इज MTP। MTP का मतलब क्या है? MTP का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये कब हुआ था या फिर क्या करता है इसके रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन निकालना है। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, नेक्स्ट है सहेली और नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इंडिया में एक्चुअली दैट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1951। तो ये जो ऑप्शन है हम नीचे से अगर लेंगे तो डी के साथ 3 आपका मैच हो गया, ठीक है। अब ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसका लीगलाइजेशन का ईयर है आपका 1971। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है? एमनियोसेंटेसिस का मतलब है यू विल एनालाइज द फीटल सेल्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस, ठीक है। ये भी बहुत डायरेक्ट है, ये भी आपको पता है। एंड सहेली इज व्हाट? सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज नॉन स्टेरॉइडल। यहाँ पे हमने मैच कर दिया है, तो मैच करने के हिसाब से कौन सा आएगा? कॉलम ए में इंक कलर एक बार चेंज कर लेता हम लोग, ठीक है, करेक्ट। सो ऑप्शन
पहले ए आ जाओ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन डिड इट स्टार्ट? इट वाज लीगलाइज्ड इन द ईयर 1971, तो ए का हो जाएगा आपका 2. ऑप्शन बी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन 1 आ जाएगा कॉलम बी में. यहाँ पे सी जो है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन 4. और डी जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द ईयर 1951. ठीक है, सो A2, B1, D4, D3 एंड C4. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो सेम के साथ कौन सा मैच करता है, ऑप्शन बी. ओके, A2, B1, C4, D3. चलिए आगे आते हैं, अभी देखते हैं ये फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप का दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, GIFT. GIFT क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. IUI, ये तीनों, ये चारों जो है ये है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. और यहाँ पे उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो दिया गया हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोसीजर में क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम वन डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल. ऑप्शन 2, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द डोनर इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल. नेक्स्ट ऑप्शन 3 जो है वो है इंजेक्टिंग स्पर्म्स डायरेक्टली इनटू द ओवम. And option 4 is transfer of early embryos into the fallopian tube. ठीक है, जो आप अगर यहाँ पे देखोगे, ओके, तो इसमें से अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे. तो जो GIFT है, GIFT में क्या किया जाता है, जो गैमेट्स होते हैं, राइट, दैट गैमेट्स आर directly placed into the fallopian tube, both the sperm and the egg. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, transfer of ovum from a donor into the fallopian tube of another female. Is that correct or what? We will have to check. ICSI जो है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सीमेन भी हो सकता है या फिर आपका इंजेक्टिंग स्पर्म्स, ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं. ZIFT क्या है, ZIFT में आप बाहर ही फ्यूज करा रहे हो उसको. ओके, देन IUI जो है, IUI में भी आपका इंजेक्ट किया जाता है. तो इसमें से अलग अलग जो ऑप्शंस है, इसमें से आप देखो कि ऑप्शंस क्या क्या है. ठीक है, ऑप्शंस आप देख लो पहले, A1, A4 एंड A1. करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा. क्यों डी हो जाएगा, यहाँ पे डी में A1 स्टडी किया जा रहा है. देख लो इधर आके आप, A is 1 where the transfer of ovum from a donor into the fallopian tube of another female. क्योंकि ये बाहर आपका फ्यूज नहीं होता, डायरेक्टली द स्पर्म एंड द एग्स विल बी इंसर्टेड. ठीक है, अब आ जाओ आप B3. B3 क्या है, ICSI and it is injecting sperms directly into the ovum. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखो C4. C4 क्यों है यहाँ पे, C4 इज बिकॉज ZIFT में अर्ली एम्ब्रियोस, मैंने क्या बताया था आपको, फर्टिलाइज बाहर किया जा रहा है, राइट. सो इन दैट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल. नेक्स्ट क्या बच जाता है, IUI. IUI में क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, द ट्रांसफर ऑफ सीमेन from the donor into the vagina of the female. So all these are assistive reproductive technologies और इसमें ये सारे procedures follow होते हैं. तो according to the basic concepts आपका correct answer है option D. अब आप आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, which one of the following techniques is employed in test tube baby program? कौन सा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर? ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, जस्ट अभी डिस्कस किया. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली. इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन में सीमेन इज इंजेक्टेड. ओके, देन गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में आप क्या करा रहे हैं, आप फ्यूज बाहर नहीं करा रहे, आप इसको अंदर फ्यूज करा रहे हैं. तो वो इन विट्रो नहीं हो जाएगा, वो इन विवो हो जाएगा, है ना. तो जो अंदर किया जा रहा है, राइट. देन जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है ZIFT में, जो IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन से टेक्निक से होता है, IVF. IVF का मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. आप इसमें क्या करते हैं, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में
you are fusing both the gametes and then after a certain stage of development you are implanting it in the uterus. तो इसमें इसीलिए ये जो वाला टर्म है आपका zygote intrafallopian transfer, that is done in the test tube baby program. इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a specialized procedure to perform an embryo, a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे IUT है, IUI है, ICSI है और ZIFT है. इसमें आप लोग खुद ही बता दो, ZIFT तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. नेक्स्ट आप आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यू विल सी दैट दीज टाइप्स ऑफ अगेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? या फिर कभी कभी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ऊपर से कभी एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा फर्टिलिटी साइकिल है, कौन से टाइम पे करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट माइट बी आस्क्ड. मोस्टली इट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, this part of the chapter, that is assisted reproductive technologies. यहाँ पे आपको abbreviations expand करने बोला है. ZIFT का क्या है? ZIFT का zygote intrafallopian transfer, IUT का intrauterine transfer, ICSI का intracytoplasmic sperm injection, GIFT का gamete intrafallopian transfer. अब next question इसका part है, which one of the following cannot be considered as a procedure of IVF? इसमें से कौन सा आप IVF में कंसिडर नहीं कर पाएंगे? आपको एक रीजन देना है. देखो zygote intrafallopian transfer जो है वो it is very well a part of test tube baby program और IVF में, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो रहा है. Okay, intrauterine transfer, intracytoplasmic sperm injection, this is also not a part of the IVF process, even though it might be used as an extra aid, but it's not really a part of it. But if you consider gamete intrafallopian transfer, इसमें क्या होता है? gametes अंदर जाके fertilize होता है, जो कि completely against the principle of what happens in the IVF process. Therefore, GIFT cannot be considered as IVF. What is the essential aspect of IVF is the fertilization of the egg happens outside the woman's body or in vitro. ठीक है? So यहाँ पे क्या है? In GIFT fertilization will occur inside the woman's body. ये तो हमने देख लिया. तो ये जो in vitro वाला process है यहाँ पे वो हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है. Okay, so the egg and sperm are combined externally in IVF before they're injected into the uterus, which is not done in gamete intrafallopian transfer. That is why it is essentially not a part of IVF. Got it? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ही कभी कभार आए हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन देख लो. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको. पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट एनी 4 स्टेप्स दैट यू वुड रेकमेंड टू इंप्रूव द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंड ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको लिखना है कुछ चीजें मोरल हिसाब से. ओके, नेक्स्ट इज you have to refer to this diagram and you have to say that here in this you have A and B. We have 2 diagrams. So you have to identify the parts in the diagrams A and B where the process of sterilization in humans is carried out. Sterilization करा जाता है human beings में to avoid conception, to avoid pregnancy. Okay? तो यहाँ पे जो 2 diagrams है A और B, इधर points दिए गए हुए हैं. तो A जो है ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, B जो है ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे यहाँ पे आप देखो ये जो X पोर्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखो ये जो Y पोर्शन है, ये पार्ट्स हैं जहां पे की स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है. ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. अब आप देखोगे नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द टेक्निकल टर्म्स एंड द प्रोसीजर्स फॉलोड इन द अबव मेंशन्ड टेक्निक्स. टेक्निकल टर्म्स और क्या क्या हो सकते हैं? ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी. ठीक है, तो जो मेल्स में है उसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी में क्या रिमूव होता है? वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को रिमूव या फिर लाइगेट किया जाता है एक स्मॉल इंसाइजन के थ्रू में. ओके, सो स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसाइजन करके वास डिफरेंस को हम लोग
we just ligate it or we can remove it. Why is it done? It is done so that the sperm is not moving up. ओके और वो फर्टिलाइज फिर नहीं कर पाएगा. फीमेल्स में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी किया जाता है. ट्यूबेक्टोमी क्यों? क्योंकि वहां पे फैलोपियन ट्यूब जो है आपका, उसको अभी सेम वे में रिमूव या फिर लाइगेट किया जाता है थ्रू द एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना. तो इन सब प्रोसीजर्स के चलते आपका कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है. द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन. अब फर्स्ट वाला पार्ट जो इसमें था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है. यहाँ पे देखो कितने अच्छे से 4 पॉइंट में इसको मेंशन किया है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज. जितना ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस रहेगा डिलीवरी में, देन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल ऑल्सो इंक्रीज, क्वालिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. नेक्स्ट इज बेस्ट पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट. बहुत सारे ऐसे केसेस है इंडिया में, रीजन है इंडिया में, जहां पे कि बच्चा सून आफ्टर इट इज बॉर्न leads to the death of the baby. Sometimes the mother while giving birth passes away. Okay, so when there is better postnatal care, so there will be decreased infant mortality rate and also maternal mortality rate. Next point क्या है? Early detection and better cure of sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases को डिटेक्ट करना early stage में और उसको फिर एक्शन लेना उसके लिए and then cure it properly. Okay, so this will also improve the reproductive health standard. आगे जाके last point क्या है? Creating awareness about contraceptives and advantages of having small families. Most of the people here in India do not really believe in contraception, right? So if this awareness is spread to a lot of people about contraceptives and how they can be helpful in maintaining a small family and what is the advantage of having a small family, then the reproductive health standards of India will increase. ऐसे करके आपको फ्रेम करके अपना आंसर लिखना है. Got it? So ये हो गया आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इस चैप्टर से हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं. शॉर्ट आंसर यूजुअली आता है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आपको ज्यादा फोकस करना है. बाकी ऐसा मतलब नहीं कि आप सारे टॉपिक्स छोड़ दो. रीड द होल चैप्टर एंड गो, एंड आई होप यू विल डू वेल if you continue to practice the previous year questions and also the sample question papers that are given for this year. Thank you so much everyone for watching this video. Keep studying and work hard.